नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्लोवाकिया के फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसका विषय है नई साझेदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना। पीएम मोदी सम्मेलन के कार्यकारी सत्र में शामिल होंगे। सत्र में G7 देशों के नेताओं, सहयोगी देशों के प्रमुख और विश्व बैंक व अफ्रीकी विकास बैंक के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। भारत G7 शिखर सम्मेलन में 13वीं बार हिस्सा ले रहा है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार इसमें शामिल हो रहे हैं। G7 से इतर प्रधानमंत्री मोदी कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मिलेंगे और कई मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात करेंगे और कई द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। पीएम मोदी की मुलाकात आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के साथ भी होगी। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस के एवियन शहर का दौरा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के शीर्ष सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लॉस से सम्मानित किया गया है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री को यह सम्मान भारत स्लोवाकिया रिश्तों में योगदान के लिए दिया। स्लोवाकिया के शीर्ष सम्मान से सम्मानित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई देशों से मिले शीर्ष सम्मान की संख्या 33 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये सम्मान भारत के 1.4 अरब नागरिकों का सम्मान है। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को भारत और स्लोवाकिया के बीच स्थायी और मजबूत मित्रता को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मजबूत द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। पीएम और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति ने बैठक के दौरान द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की। पीएम ने स्लोवाकिया की राजधानी स्थित राष्ट्रपति आवास में एक विशेष योग सत्र का भी अवलोकन किया। स्लोवाकिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। स्लोवाकिया के पीएम ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की जरूरत पर जोर दिया। स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख सीईओ और निवेशकों से की मुलाकात। इस दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको भी मौजूद रहे। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिवी जॉर्ज ने प्रधानमंत्री मोदी के स्लोवाकिया दौरे का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। सिवी जॉर्ज ने बताया कि चर्चा में यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति जैसे मामले शामिल थे। इस दौरान भारत और ईयू के बीच संबंधों पर भी बातचीत हुई। सिवी जॉर्ज ने जानकारी दी कि यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते रक्षा, मोबिलिटी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल निर्माण, डिजिटलीकरण, साइबर सुरक्षा, पोस्ट क्वांटम टेक्नोलॉजी और प्राकृतिक चिकित्सा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किए गए। केंद्र सरकार देश के मत्स्य क्षेत्र के विकास को नई गति देने के उद्देश्य से कल एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने जा रही है। बैठक में देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मत्स्य पालन सचिव नई दिल्ली में जुटेंगे। बैठक में मत्स्य क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और भविष्य की विकास रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा होगी। इससे मछुआरा समुदाय के कल्याण और ब्लू इकोनॉमी की मजबूती को बल मिलेगा। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ईडी के सामने हुए पेश। मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध लेन देन से जुड़े कई पहलुओं पर उनसे करीब 11 घंटे पूछताछ की गई।
ईडी पश्चिम बंगाल के चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय लेन देन और भर्ती प्रक्रिया में सामने आई अनियमितताओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। ये मामला पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। आरोप है कि भर्ती के दौरान निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया और पात्रता मानकों के विरुद्ध कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई और योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी कर पैसे देने वालों को लाभ पहुंचाया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां इस नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हुई है। इस मामले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत कई बड़े नामों पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। टीएमसी के बागी सांसद काकोली घोष दस्तेदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि कल्याण बनर्जी ने लोकसभा की कार्रवाई और सदन परिसर में बार बार अभद्र भाषा, महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां और अनुचित व्यवहार किया है। काकोली घोष दस्तेदार ने लोकसभा अध्यक्ष से मामले का संज्ञान लेने और नियमों के तहत कल्याण बनर्जी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की और कहा कि आवश्यकता पड़ने पर कल्याण बनर्जी को लोकसभा से निष्कासित करने पर भी विचार किया जाना चाहिए। सिखों की शीर्ष धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने एक कथित आपत्तिजनक वीडियो में झूठ बोलने के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को गुरुद्रोही और खालसा पंथ विरोधी घोषित किया और सिख समुदाय को निर्देश दिया कि वो मान से अपना संबंध तोड़ दे। अमृतसर में सिख धर्मगुरुओं की बैठक के बाद यह आदेश सुनाया गया। अकाल तख्त साहिब ने धार्मिक बेअदबी रोधी कानून के सिलसिले में 29 जून को राज्य के सभी सिख विधायकों और पंजाब मंत्रिमंडल को तलब किया है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने दावा किया है कि 2 फॉरेंसिक जांचों में वीडियो असली पाया गया और उसमें एआई से छेड़छाड़ के कोई संकेत नहीं मिले। श्री अकाल तख्त साहिब के निर्देश के बाद बीजेपी ने भगवंत मान से इस्तीफा मांगा है। बीजेपी का कहना है कि अब कोई भी सिख मंत्री या अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन नहीं करेगा, जिससे प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होगा। सीएम भगवंत मान को दोषी ठहराए जाने के बाद कई राजनीतिक दल हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस ने भी भगवंत मान से इस्तीफे की मांग की है। आम आदमी पार्टी रिपोर्ट पर सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि जांच रिपोर्ट ये साबित नहीं करती कि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति भगवंत मान ही है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा 2026 को लेकर केंद्र सरकार ने तैयारियों की व्यापक समीक्षा की है। केंद्रीय गृह सचिव ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में छात्रों की सुविधा, सुरक्षा प्रबंधों और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, एनटीए के महानिदेशक, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और त्रुटि रहित ढंग से आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। राज्यों से छात्रों की निर्बाध यात्रा और आवागमन में सहयोग करने को कहा गया है। रेलवे बोर्ड ने भी परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के 15वें कार्यकाल के गठन के लिए कोई दावा नहीं मिलने पर काउंसिल ने दोबारा दावे आमंत्रित किए हैं। इच्छुक संगठन 19 जून शाम 5 बजे तक अपने आवेदन सीलबंद लिफाफे में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को भेज सकते हैं। गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके के बाबा मार्केट में 4-5 दुकानों में कल रात 12 बजे आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। कर्नाटक के मैसूरू में कल एक रेस्ट बार में भीषण आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 6 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का मुंबई में कल भव्य आगाज हुआ। 7 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में दुनिया भर की डॉक्यूमेंट्री, लघु कथा और एनिमेशन फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने MIFF 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत कहानी कहने, कंटेंट निर्माण और रचनात्मक उद्यमिता का वैश्विक केंद्र बनकर उभर रहा है। केदारनाथ यात्रा के शुरू होने के बाद अब तक करीब 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 22 अप्रैल को यात्रा की शुरुआत हुई थी।
रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने बताया कि बारिश के मौसम में केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। कैमरों के जरिए पूरे ट्रैफिक, लैंडस्लाइड जोन और केदारनाथ मंदिर पर नजर रखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम इस बार कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर इस भव्य आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। कार्यक्रम में हजारों योग साधक एक साथ 45 मिनट का कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। आयुष मंत्रालय के नेतृत्व में देश भर में 20 जून तक गंगोत्री से गंगा सागर तक योग सत्र के आयोजन के जरिए पर्यावरण से संस्कृति तक का संदेश दिया जा रहा है। कोलकाता के अलावा देश के 100 आइकॉनिक जगहों पर योग सत्र का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा दुनिया भर में भारतीय दूतावास और मिशन योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आयुष मंत्री ने कहा कि योग एक वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है और ये स्वस्थ जीवन और दीर्घायु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण ने आज योग प्रोटोकॉल ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसका आयोजन हरियाणा विधानसभा परिसर में किया गया। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। भाई मेड इन इंडिया। भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। रेल मंत्री ने व्यस्त रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान की समीक्षा की। निर्माण कार्यों के दौरान यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इस पर जोर दिया। भारतीय रेलवे ने सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। गुजरात के वेस्टर्न रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन में 48 ब्लॉक सेक्शन हैं। इन सभी जगहों पर अब कवच 4.0 सिस्टम लगाने की मंजूरी दी गई। रेलवे ने सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उत्तरी रेलवे के अंबाला मंडल के शेष 811 किलोमीटर ब्रॉडगेज सेक्शन पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने कहा कि देश के किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में पर्याप्त उर्वरक भंडार उपलब्ध है। अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जेबिल ने भारत में वर्ल्ड क्लास वर्टिकली इंटीग्रेटेड AI और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी का ऐलान किया। भारत के शहरी इलाकों में 15 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कुल बेरोजगारी दर मई 2026 में घटकर 6.4% रह गई है। भारत का वस्तु निर्यात मई में सालाना आधार पर 18% बढ़कर 45.2 अरब डॉलर हो गया है। अप्रैल और मई दोनों महीनों में निर्यात और आयात में भी तेजी में बढ़ोतरी हुई है।
राजधानी में 15 से 17 जून तक इंडिया स्पेस कांग्रेस 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत के तेजी से विकसित हो रहे अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य, वैश्विक साझेदारियों और नई तकनीकों पर चर्चा करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार देश में अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए आगे भी कई कदम उठाएगी और बॉन्ड मार्केट के लिए हाल में घोषित उपाय इस दिशा में सिर्फ शुरुआत है। भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बीते महीने मजबूत प्रदर्शन किया और बिक्री महीने में अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर रही है। इसकी वजह यात्री वाहनों, दोपहिया वाहनों और तिपहिया वाहनों की मजबूत मांग है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2030 तक पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता को मौजूदा 56.1 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। मुंबई रिडेवलपमेंट पाइपलाइन से 2031 में करीब 59,000 नए घर तैयार होंगे और इनकी वैल्यू 1.50 लाख करोड़ रुपए होगी। ट्राई ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम, नोएडा मेट्रो रेल निगम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के अंतर्गत दिल्ली LSA के तहत आने वाले मेट्रो मार्गों पर मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता का आकलन किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 2022-23 को नया आधार वर्ष मानते हुए संशोधित थोक मूल्य सूचकांक सीरीज लॉन्च की। साथ ही मंत्रालय ने बताया कि मई में थोक महंगाई दर 9.68% दर्ज की गई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। अंतरिक्ष स्टार्टअप बढ़कर 400 से अधिक हुई। $8 अरब की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में $45 अरब तक पहुंचने का है अनुमान। आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर में गलत बिक्री रोकने के लिए नए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब बैंक कर्मचारियों को ऐसे इंसेंटिव नहीं दे पाएंगे जो उन्हें ग्राहकों पर दबाव डालकर प्रोडक्ट बेचने के लिए प्रेरित करें। गुजरात सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब तक कनेक्टिविटी काफी बेहतर होगी, जिससे इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूती मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने पर सहमति के दौरान नेतन्याहू और ट्रंप के बीच टकराव के हालात फिर बन गए हैं। ये टकराव ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच 19 जून को डील साइन होनी है, लेकिन नेतन्याहू ने लेबनान, गाजा और सीरिया से अपनी सेना पीछे हटाने से इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने फिर अपने वादे को दोहराया कि किसी भी समझौते की शर्तों के बावजूद ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने इसे युद्ध समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है, लेकिन कहा है कि अंतिम समझौता अभी पूरा नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए और समझौते का पार्ट शुक्रवार को औपचारिक हस्ताक्षर के बाद जारी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य भी पूरी तरह से खुला रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार न रखने पर सहमत हो गया है। साथ ही ट्रंप ने उन खबरों को गलत बताया जिनमें कहा गया था कि अमेरिका ईरान को $300 मिलियन दे रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर कल बड़ा सैन्य विमान हादसा हो गया। यूएस वायुसेना का B-52 स्ट्रेटोफोर्स बॉम्बर टेक ऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। वायुसेना के मुताबिक विमान एक नियमित टेस्ट मिशन पर था और उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद क्रैश हो गया। हादसे के बाद विमान में भीषण आग लग गई और मलबा दूर दूर तक रेगिस्तानी इलाके में बिखर गया। बोलीविया में कुछ संस्थाओं ने सड़क नाकेबंदी में फंसे ट्रक और बस ड्राइवरों को खाना और मदद पहुंचाई। ये नाकेबंदी 1 महीने से चल रही है और लोग राष्ट्रपति के इस्तीफे और आर्थिक नीतियों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
रूस का एक बमवर्षक विमान साइबेरिया के इरकुत्स्क क्षेत्र में प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार चारों चालक दल के सदस्य सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस के व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के ज़ेलेंस्की के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई और दोनों नेता यूक्रेन में युद्ध के बारे में कुछ करने के लिए तैयार दिखे। वेनेजुएला सरकार और अमेरिकी समूह जनरल इलेक्ट्रिक की स्थानीय शाखा ने एक समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। अल्बानिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। तिराना में लोग सड़कों पर उतरे। शुरुआत एक तटीय इलाके में लग्जरी परियोजना के विरोध से हुई थी, लेकिन अब यह आंदोलन सरकार और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी फैल गया है। यूक्रेन के शहर खार्किव में एक इमारत पर रूसी हमले में 5 आपातकालीन बचावकर्मी मारे गए और कम से कम 5 अन्य लोग घायल हो गए। इंडोनेशिया के कम से कम 8 बड़े शहरों में हजारों छात्र सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। ये लोग राष्ट्रपति की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। रैली में मांगों को फिर से दोहराया और सरकार से बदलाव की मांग की गई। यूके में मेकरफील्ड में 18 जून को होने वाला उपचुनाव अहम माना जा रहा है। लगभग 77,000 मतदाता वोट डालेंगे और देश के अगले प्रधानमंत्री की दिशा तय करने में भूमिका निभाएंगे। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में खसरे और खसरे जैसे लक्षणों के कारण 4 और बच्चों की मौत हो गई। फुटबॉल विश्व कप के इतिहास का बड़ा उलटफेर। केप वर्डे ने स्पेन को गोल रहित ड्रॉ पर रोका। फुटबॉल विश्व कप में पहली बार खेल रही है केप वर्डे। वहीं 2010 के विश्व चैंपियन और मौजूदा यूरो चैंपियन है स्पेन। केप वर्डे के 40 वर्षीय गोलकीपर बुजिन्या का करिश्माई प्रदर्शन। लगातार प्रयास के बाद स्पेन की टीम नहीं कर सकी गोल। केप वर्डे के समर्थकों में दौड़ी खुशी की लहर। बोस्टन में केप वर्डे के प्रशंसकों ने मनाया ड्रॉ का जश्न। अटलांटा स्टेडियम के बाहर दिखा जश्न का माहौल। केप वर्डे के प्रशंसकों ने ऐतिहासिक नतीजे का जश्न मनाया। फुटबॉल विश्व कप में सऊदी अरब और उरुग्वे के बीच खेला गया मैच 1-1 से ड्रॉ। उरुग्वे के लिए अराउजो ने 80वें मिनट में किया बराबरी का गोल। फीफा विश्व कप के ग्रुप जी में उलटफेर होते होते बचा। बेल्जियम और मिस्र के बीच खेला गया मैच 1-1 से ड्रॉ। मिस्र के प्रशंसकों ने बेल्जियम के खिलाफ ड्रॉ के बाद मनाया जश्न। टीम के प्रदर्शन से खुश नजर आए फैंस। मिस्र के खिलाफ ड्रॉ के बाद बेल्जियम के फैंस दिखे निराश। फैंस ने रोमेलू लुकाकू के प्रदर्शन की तारीफ की। सूडान से 5-1 की करारी हार के बाद ट्यूनीशिया की टीम फिर अभ्यास में जुटी। अभ्यास सत्र में नहीं दिखे ट्यूनीशिया के कोच। गगन नारंग और कुंजरानी एनएसबी के गठन के लिए सरकारी समिति ने एनएसबी एक केंद्रीय प्राधिकरण के तौर पर काम करेगा। दोहा डायमंड लीग में भाग लेंगे नीरज चोपड़ा। 19 जून को आयोजित होगी दोहा डायमंड लीग। हॉकी नेशंस कप में भारतीय महिला टीम की जीत। भारत ने अमेरिका को 3-2 से हराया। श्रीलंका ए ने ट्राई सीरीज के रोमांचक मुकाबले में भारत ए को सुपर ओवर में हराया। प्रतियोगिता में भारत ए की दूसरी हार। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।